डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मध्यकालीन मुद्राएं पढ़ रहे थे, तो उसमें दिल्ली सल्तनत का व्यवस्था को पूरी तरीके से समझ चुके थे। अब आज के क्लास में हम एक ही क्लास में मुगल कालीन मुद्राओं को देखेंगे कि आखिर मुगल काल में मुद्राओं की क्या स्थिति थी या किस प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी। हम लोग एक इकाई के रूप में इसको पढ़ रहे थे, जैसा कि पूर्व के क्लास में इससे संबंधित जो बातें कही गई थी कि पूरे मध्यकालीन मुद्राओं को देखा। उसमें दिल्ली सल्तनत मुगल काल दोनों शामिल था। तो दो पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि दिल्ली सल्तनत में मुद्रा की व्यवस्था क्या थी, और अंत में हम लोगों ने पाया था कि शेरशाह सूरी ने जो मुद्रा के संबंध में नीतियां अपनाई वही भारत में आधार बन गया। क्यों? इसलिए कि उसने मुद्रा का जो नया रूप दिया रुपया, वो रुपया किसी न किसी बदले हुए रूप में आज भी हमारे देश में पाया जाता है। तो क्या वही रहा या उसमें कुछ परिवर्तन भी हुए? तो इस क्रम में हम लोग को देखना है कि मुगल काल में जो शेरशाही मुद्रा प्रणाली थी वो किस परिवर्तनों के साथ जारी रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि जो बाबर था या हुमायूं, तो ये दोनों आप पहले से जानते हैं कि बाबर का शासनकाल अल्प था और हुमायूं जो है वो राजनीतिक अस्थिरता का शिकार, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का शिकार था, और इसके कारण पूर्व के मुद्रा ही प्रचलित है। मुद्रा के क्षेत्र में 1556 ईस्वी जब अकबर गद्दी पर बैठा तब परिवर्तन हुआ, इसके पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इस परिवर्तन में नित्य बिंदु जो है वो अवलोकनीय है। उसमें सबसे पहली बात ये कि जो मुगल रुपया था रुपया यहाँ पर स्पष्ट है कि चांदी का होगा, वो 178.5 ग्राम का होगा। पहले कितना था? 180 ग्राम का शेरशाह के साथ। दूसरा जो दाम था वो 323 ग्राम का होगा। ये दूसरा परिवर्तन था। और एक कि सोने की मुहर चली, और ये जो सोने की मुहर चली वो 170 से 75 ग्राम के बीच में। और इन सारे जो मुद्राएं थी उनमें जो लेखन था जो लेखन था उसमें एक और अल्लाहो अकबर और दूसरी ओर वर्ष प्लस टकसाल का नाम ये लिखा होता था। इस समय टकसालों की जो कुल संख्या थी वो 76 थे,
एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 1603 ईस्वी में अकबर के द्वारा मेहराबी मुद्रा जारी किया और असीरगढ़ विजय के बाद, असीरगढ़ विजय कब हुआ तो 1601 ईस्वी में। इसमें आप लोग भी बहुत सुनते होंगे कि अकबर ने सीता और राम की मुद्रा जारी की। और एक और परिवर्तन ये हुआ अकबर के शासनकाल में कि टंका नामक तांबा का एक मुद्रा था जो 632 से 44 ग्रेन का होता था, ये भी जारी हुआ। तो छात्रों, जो मुगल कालीन मुद्रा का प्रश्न है या मुगल कालीन मुद्रा के बारे में जो बातें हम लोग जानना चाहते हैं, उसमें सबसे पहली बात तो ये कि बाबर और हुमायूं मुद्रा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि बाबर का शासनकाल बहुत अल्प था। बहुत अल्प इसलिए कहा जा सकता है कि सिर्फ 3 वर्ष 8 महीना उसने शासन किया। बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिन्होंने कम वर्ष तक शासन किया, लेकिन उसके लिए अल्प शब्द प्रयोग इसलिए किया जाता है कि 3 वर्ष 8 महीना तक वो युद्धों में व्यस्त रहा, वो शांति के साथ कहीं पर एक जगह पर नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में अन्य विषयों के लिए उसके पास कोई समय नहीं। जो भी समय था सिर्फ युद्ध के लिए था, इसीलिए कहा गया कि अल्पकाल। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शेरशाह को भी अल्पकाल मिला 5 वर्ष, लेकिन अल्पकाल में वो बहुत सारा काम कर पाया। ये युद्ध भी किए, साथ साथ प्रशासन के क्षेत्र में, जन कल्याण के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, क्योंकि उसका पूरा समय युद्ध में नहीं बैठे, इसीलिए वो भी 5 वर्ष में बहुत कुछ कर पाया। यहाँ अल्पकाल कहने का अर्थ एक ये भी है कि उसको और फुर्सत ही नहीं मिले कि शासन के अन्य क्षेत्रों में कोई काम करता। मुद्रा भी एक क्षेत्र था, इसलिए मुद्रा के क्षेत्र में भी कुछ नहीं करता। दूसरा कि हुमायूं का जहां तक प्रश्न है, तो हुमायूं समय तो उसको मिला 10 से 10.5 वर्ष मिला उसको, लेकिन काफी अनस्टेबल रहा, स्थिर रहा। उसके जीवन में स्थिरता रही ही नहीं, और इस कारण से प्रशासन के क्षेत्र में कोई विशेष काम नहीं कर पाया। मुद्रा भी प्रशासन का भाग था, इसलिए उसमें कुछ नहीं कर पाया। तो इन दोनों के पीरियड में, यानी 1526 से लेकर के 1540 तक मुद्रा वही चलते रहे जो दिल्ली सल्तनत में ये बहलोली सिक्के कहलाते थे, या टंका या जीतल कहलाता था, वो प्रचलित। उसके बाद शेरशाह जब शासन काल आया, तो शेरशाह के शासन काल में जो है वो मुद्रा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और जब अकबर बैठा 1556 में गद्दी पर, तब वही शेरशाही मुद्राओं को कुछ परिवर्तनों के साथ उसने जारी रखा। कुछ परिवर्तनों के साथ, आधार वही रहा, आधार चेंज नहीं हुआ मुद्रा का। अब हम लोग को देखना है कि अकबर के समय में क्या परिवर्तन हुए। मुद्रा का जो पूर्व में लेक्चर्स दिया हुआ है, जो चीजें हैं वो अपनी जगह पर स्थापित रहेगी, ये बार बार हम बोल रहे हैं। हम जो भी अब पढ़ रहे हैं वो परिवर्तन पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो उसमें देखिए कि मुगल रुपया, ये रुपया तो जारी किया शेरशाह ने, लेकिन परिवर्तन क्या हो कि शेरशाह के पीरियड में 180 ग्रेन इसका वेट था, अब वो घट करके हो गया 178.25 ग्रेन। तो इसकी तकनीक हम पहले बता चुके थे कि जो धातु की शुद्धता थी, वो शुद्धता के प्रतिशत को शेरशाह ने जो है बढ़ा दिया था। वास्तव में जो था वो मुद्रा उतना ही वैल्यू का था, तो इसलिए 180 ग्रेन का मुद्रा हो गया था। और जब अकबर का समय आया तो उसकी शुद्धता पूर्वत रूप से स्थापित हो गई, जैसे आम रूप से शेरशाह से पहले चला करता था। सोने से इसका मैंने एग्जांपल दिया था कि 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, लेकिन क्या 24 कैरेट के सोने का प्रयोग हम कर सकते हैं?
तो आपने कहा था कि नहीं सर नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि फिर उसकी बनी हुई वस्तुओं का इतना लचीलापन आ जाएगा कि वो इस्तेमाल ही नहीं होगा, वो मुड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग 18 कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक सोने का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्यों? कि उसमें सुदृढ़ता हो। तो यही चीज तो चांदी के धातु पर भी लागू होगी ना। इसलिए 178 ग्रेन 178.5 ग्रेन का मुगल रुपया हो, जो शेरशाह के समय में 180 ग्रेन का। ठीक है। अब दाम, ये पहले दिल्ली सल्तनत में जीतल कहा जाता था, नाम परिवर्तित कर गया दाम। तो शेरशाह के समय में 330 ग्रेन का होता था, अब इसको घटा करके 323 ग्रेन का कर दिया। तो रुपया वही रहा, दाम वही रहा, परिवर्तन किस में आया? तो उसके ग्रेन में परिवर्तन। हाँ, एक नया चीज क्या हुआ कि इसने मुहर जारी की अकबर ने, और ये मुहर किस चीज का था? तो सोने का। तो सोने का सिक्का पूर्व में भी था, लेकिन अकबर के काल में सोने का जो सिक्का था वो अपने आप में अद्वितीय था। क्यों? क्योंकि देखिए आप कि ये लगभग जो था वो रुपये के वजन के बराबर था। यानी चांदी का जो सिक्का था उसका, इसका 178 ग्रेन, इसका कितना? 70 से 75 ग्रेन। आमतौर पे जो सोने के सिक्के होते थे वो कम वजन के होते थे, लेकिन इसके काल में जो सोने का सिक्का है वो बिल्कुल चांदी के सिक्के के वजन का है। तो ये किस चीज को इंगित करता है? ये पूर्व में बता चुके कि सोने का सिक्कों का अधिक प्रचलन हो तो ये इस बात का प्रतीक है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय में ज्यादा हो रहा है। इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जो है वो चांदी के सिक्कों को बहुत सा ले जाएगा तो उनके पास वजन हो जाएगा, और सोने के कम सिक्के में ही अधिक सामान खरीद करके वो ला सकते। तो सोने का सिक्के का अधिक मात्रा में प्रचलन उस काल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को दिखलाता है कि उस वर्ष जो था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज्यादा उसके शासनकाल में हो रहा था। दूसरी बात कि आर्थिक समृद्धि को इंगित करता है कि इकोनॉमिकली काफी देश स्ट्रांग था। इसलिए कि इतिहास में हमें ऐसे क्षण भी मिलते हैं, ऐसे काल भी मिलते हैं कि जिस काल में कौड़ियों का प्रचलन हो गया था। चांदी का और तांबे का सिक्का तो छोड़ दीजिए, कौड़ी में व्यापार होता था, कौड़ी में लेन देन होता था। तो कौड़ी कहाँ चलता था? गांव देहात में, स्थानीय बाजारों में। यानी एकदम व्यापार जो है पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया था, बाधित हो गया था। विदेशी तो छोड़ दीजिए, देशी व्यापार भी नहीं हुआ, क्योंकि देशी व्यापार के लिए भी चांदी की मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो कौड़ियों का चलना इस बात को, जिससे गुप्तोत्तर काल में कौड़ी ज्यादा प्रचलित, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गुप्तोत्तर काल में व्यापार का ह्रास हो गया। तो यहाँ सोने के मुद्रा का अधिक प्रचलन है या मात्रा में प्रचलन है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो था। अब जो भी मुद्रा हो, चाहे रुपया हो, चाहे दाम हो, चाहे जो है वो मुहर हो, यही 3 रूप थे। तीन रूप ज्यादा प्रचलित थे। इसके जो लेखनी थी उसमें परिवर्तन। पहली बात कि पूर्व के सिक्कों में कलमा लिखा रहता था, अकबर ने कलमा को हटा दिया और उसके बाद उस पर अल्लाह अकबर लिखा है। ठीक है। अब देखिए अल्लाह अकबर का अर्थ क्या होता है कि अल्लाह बड़ा है, अकबर का मतलब बड़ा, और अकबर इस शासक का भी नाम था जिसने जारी किया था। तो लोग भूलवश ये बोलते हैं कि अकबर ने स्वयं को अल्लाह किया। ठीक है। तो शुरू में मुद्रा पर यह बात लिखी गई, कुछ वर्षों के बाद अल्लाह अकबर जल्ले जलालहू उस पर लिखा गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अल्लाह बड़ा है और वो बहुत जलीलो कद्र है, यानी सब काम करने वाला है। अगर उसके नियम के विरुद्ध काम किया गया तो वो बहुत गुस्सा होता है। अब इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या अलग अलग की है। स्मिथ एक ऐसा इतिहासकार है, वी स्मिथ, जो मुद्रा पर खुदे हुए इस वाक्य का अर्थ ये लगाता है कि अकबर ने स्वयं को ईश्वर घोषित किया।
कि हम धरती पर ईश्वर हैं और मेरी अवहेलना या मेरी उपेक्षा नहीं हो सकती है। खैर ये ऐतिहासिक विवाद हो सकता है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम लोग को तथ्य सिर्फ इतना ही जानना था। तो ये तो था एक और लिखी हुई बातें। तो उसमें परिवर्तन क्या था कि कलमा को उसने हटा दिया और उसके जगह पर ये नवीन वाक्य जोड़े। कलमा को हटाना ही स्मिथ का ये आधार बन गया कि उसने कह दिया कि साहब ये खुद को ईश्वर बनाना चाहता है और दीन इलाही का एग्जाम्पल मान कर करके उसने ये कहा, उसको प्रमाणित किया कि देखिए साहब उसने एक नया धर्म चला दिया। इसका मतलब है कि उसके दिल में जो था ये भावना थी अकबर को कि जिस तरह से पूरे विश्व का कर्ता धर्ता एक ईश्वर है, उसी तरीके से इस धरती पर इस हिंदुस्तान का या इस देश का कर्ता धर्ता सिर्फ हम हैं। माने जो महत्व ब्रह्मांड में उसका है वो महत्व हिंदुस्तान में हमारा होना चाहिए। जैसे उसका विरोध कोई नहीं कर सकता है वैसे ही मेरा विरोध कोई नहीं कर सकता है। तो मुद्रा के माध्यम से ये बात वो स्थापित करना चाहता था। ये इतिहासकारों का ऐसा विचार है और ये विवाद का विषय है। बहुत सारे इतिहासकार इसमें अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन मुद्रा के क्षेत्र में जो प्रचलित बातें हैं वो यही है। सिक्के के दूसरे पहलू भी हैं। तो उस पहलू में क्या था, इन दूसरी तरफ तो साहब डेट लिखा होता था, टकसाल का नाम होता था कि किस टकसाल से छपा है। अकबर के समय में टकसालों की संख्या भी बहुत अधिक थी, 76 थी। आपने इसके पूर्व में शेर शाह के समय में टकसालों की लिखित संख्या 23 पढ़ी है कि उसने 23 नवीन टकसाल बनाए। तो हो सकता था कि पहले के भी कुछ टकसाल हो, 10-15। तो उसकी तुलना में देखा जाए तो अकबर के शासनकाल में टकसालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। ये किस बात को इंगित करता है? ये इस बात को इंगित करता है कि शासन का मुद्रा पर पकड़ बहुत ज्यादा हो गया था, और दूसरा कि अब शासन मुद्रा व्यापक पैमाने पर प्रसारित कर रहा था, और तीसरा वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि उसके पास सोने और चांदी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध। टकसालों की संख्या बढ़ना समृद्ध व्यापार वाणिज्य, समृद्ध अर्थव्यवस्था और समृद्ध प्रशासन का प्रमाण है। अगर शासन कमजोर होता, व्यापार कमजोर होता, तो इतने टकसाल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये सब एक्सप्लेनेशन आप इसमें घुसा सकते हो। उसके बाद 1603 में एक यूनिक मुद्रा जारी की, ठीक है। ये 3 चीजें जो हैं वो इसका अपना प्रयोग था। बाकी सब पूर्व से चले आ रहे थे और उसमें परिवर्तन था। बात समझिए, 3 चीजें जो आपने यहां पढ़ी, यहां से लेके यहां तक, ये पूर्व से चली आ रही थी। ये उसका अपना कोई इजाद नहीं था, अपना सिक्के के क्षेत्र में कोई आविष्कार नहीं था। उसमें उसने परिवर्तन किए उसके वजन में, लेख में। पहले शेर शाह लिखा हुआ रहता था, अब उसके जगह पर अकबर लिखा हुआ रहेगा, ये परिवर्तन हुआ। लेकिन साहब ये 3 जो हैं वो उसके अपने इजाद किए हुए, और उसमें 1603 में मेहराबी मुद्रा जारी किया। मेहराब का मतलब समझते हैं? मेहराब जैसे पूर्व बताया गया कि इस टाइप से बनी हुई जो आकृति होती थी, इसी को हम लोग मेहराब बोलते थे। तो इस तरह की मेहराबी मुद्रा उसने जो है वो जारी की। अभी भी आप चाहिए देखने के लिए तो ये सब मुद्राएं आपको कलकत्ता म्यूजियम में, गया में तो खैर नहीं है, पटना के म्यूजियम में देखना पड़ेगा है कि नहीं, लेकिन कलकत्ता म्यूजियम में मेहराबी मुद्रा ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में छापी गई, मतलब बनाई गई। सबसे बड़ी बात है कि असीरगढ़ का विजय उसका अंतिम अभियान था, जो 1601 में उसने किया। उस अभियान के उपलक्ष्य में उसने सीता और राम युक्त मुद्रा जारी की। यह भी विचित्र बात है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अकबर के काल में की, लेकिन अकबर से तुलसीदास कभी मिले नहीं, उनसे कोई भेंट नहीं। क्वेश्चन आता है, इसीलिए यहाँ पर बता चुके संबंधित चीजें इसलिए बता दें। और दूसरा पक्ष ये है कि बिना तुलसीदास के प्रभाव के अकबर ने सीता और राम से की बनी हुई आकृति की मुद्राएं जो है वो जारी कर दी, आई भी काफी अल्प मात्रा में। और इसकी विशेषता ये कि मुद्रा अगर आपको मिल गया, ये है जो है तांबे का है, ये सोने या चांदी का नहीं है, लेकिन ये मुद्रा अगर आपको मिल गया तो ये आप करोड़ों रुपए के मालिक हो जाइएगा।
उसकी बिक्री जो है इतना है। तो बहुत सारे लोग नकली टाइप का ये मुद्रा बना करके बाजार में बेचते रहते हैं। आप अगर जाइएगा किसी सुनार के दुकान में, तब उसको धीरे से बोलिए कि हमको सीता और राम युग जो अकबर ने सिक्का जारी किया था है आपके पास, तो पहले आपको देखेगा कितना माल इससे लिया जा सकता है। देखेगा अच्छा खासा आदमी है, करोड़ों दे सकता है, एकदम आपको अंदर ले जाएगा, ठंडा पिलाएगा, बहुत सारी बातें करेगा, देखिए बहुत सीक्रेट चीज़ है ये वो, आपको महीनों घुमाएगा, वो कभी फोटो खींच करके दिखाएगा कि देखिए, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन्स आपको इतना बांध देगा कि आपको लगेगा कि नहीं इसके पास एकदम सही है, तभी ना इतना सेक्रेसी कर रहा है। और तब फिर बोलेगा क्या कि 20 लाख रुपया आपको पहले देना पड़ेगा। इस बात के लिए गारंटी कि ओरिजिनल मुद्रा आप अगर देखिएगा तो आप ले लीजिएगा, और अगर नहीं लीजिएगा तो 20 लाख गया आपका। तो आप लेने वाला पार्टी हैं, हम तो इतना आपको एस्टिमेट कर दिए, अब लेने वाले पार्टी हैं आप, तो आप पहले 20 लाख दीजिए ताकि हमको यकीन हो जाए कि नहीं आप लेने वाले पार्टी। और हम तो आपको 90% एस्टिमेट कर दें कि मेरे पास मुद्रा है ही है, ठीक है, हमको मत दीजिए, दूसरे को दे दीजिए, जो ना मेरा आदमी हो ना आपका आदमी हो, या बैंक में डाल दीजिए, ज्वाइंट अकाउंट, बहुत तरह की बातें होंगी। और फिर आपको नकली मुद्रा जो है वो दे देगा और आपसे 1 करोड़ रुपया ले लो। इसी घटना में एक मर्डर हुआ था बहुत साल पहले पटना में, यही राम सीता की मुद्रा बेचने की। मैंने इसी लिए घटनाक्रम में आपको बताया कि आप इस झांसे में मत पड़िए। वो बहुत अल्प मात्रा में थी और अधिकांश क्या बोलते हैं उसको, संग्रहालयों में संरक्षित है या किसी व्यक्ति विशेष के पास गुप्त रूप से पड़ा हुआ, सार्वजनिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। एक और यूनिकनेस थी साहब के टंका नामक मुद्रा चलाया, लेकिन टंका नामक मुद्रा जो था वो चांदी का था। अकबर ने जो टंका नामक मुद्रा चलाया वो तांबे का था और उसका वेट बहुत था, 632 से 644 ग्राम का। ये आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये आम सेंटेंस है। तो ये इस बात को इंगित कर रहा है, टंका को जो तांबे के रूप के मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ, वो इस चीज को कह रहा है कि मध्यवर्ती व्यापार काफी विकसित हो गया। ये मध्यवर्ती व्यापार क्या है जरा समझने के लिए, इसका मतलब कि एक बाजार हुआ जो बहुत बड़ा बाजार हुआ, जैसे आगरे का बाजार हुआ, दिल्ली का बाजार हुआ, ठीक है, बयाना का बाजार हुआ। तो ये सब नेशनल मार्केट थे, जैसे आज दिल्ली का नेशनल मार्केट है, मुंबई का नेशनल मार्केट है, या कुछ विशेष कामों के लिए जैसे बनारस का सिल्क की साड़ी के लिए वो नेशनल मार्केट आप कह सकते हैं। वहां से सामान पूरे देश के व्यापारी खरीद करके लाते हैं अपने शहरों में, और फिर शहर के जो गांव के व्यापारी होते हैं वो शहर से आकर के लेके चले जाते थे। ये आम परिपाटी थी। तो गांव के व्यापारी जो लेते थे वो कम मात्रा में लेते थे, तो इसलिए वो जीतल का प्रयोग कर लेते थे। जो शहर के व्यापारी राष्ट्रीय बाजार से लाते थे वो किस चीज का प्रयोग कर लेते थे, तो रुपये का प्रयोग कर लेते थे। जो राष्ट्रीय व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लाते थे वो मुहर का इस्तेमाल कर लेते थे। तो ये जो टंका नामक तांबे का सिक्का जारी हुआ अकबर के पीरियड में, इस बात का प्रतीक था कि शहर और गांवों के बीच में एक उपनगरीय व्यवस्था जन्म ले रही, जिसको आज के परिवेश में अनुमंडल आप कह सकते हैं, सब डिवीजन, जैसे टिकारी, सिरघाटी। इसको आप शहर पूर्ण रूप से कहते भी नहीं और देहात भी नहीं कहते हैं। आपसे अगर सवाल किया जाए कि टिकारी क्या है, शहर है कि गांव है, तो आप वहां पे पड़ जाते हैं कि नहीं, कि क्या बोले, शहरों में लगा है न देहातों लगा है। तो इस तरीके से ये विकसित शहरीकरण कहलाता है कि डेवलपिंग अर्बनाइजेशन से। किसी समय जहानाबाद भी डेवलपिंग अर्बनाइजेशन था, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। लेकिन अब आप जहानाबाद से पूछे कि शहर है तो आप बोल दीजिएगा शहर है। वो अब पूर्ण रूप से डेवलप कर गया। जो शहर की आवश्यकता होती है या निवासता होती है, नवादा को आपसे पूछेगा शहर है तो आप बोलिएगा शहर। लेकिन ऐसे 20-25 साल पहले कोई पूछता है आपके अब्बा से
तो आपके अब्बा भी संदेह में पड़ जाते कि कैसे कहें, जैसे अभी आप संदेह में पड़ जा रहे हैं सिरघाटी और टेकारी के बारे में। तो ये मध्यवर्ती उपनगरीय स्थल कहलाता है, सब अर्बन एरिया कहलाता है इंग्लिश में, या दूसरे शब्दों में विकसित नगर या डेवलपिंग अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। तो यहाँ के लिए इस तरह के मुद्रा यानी टंका का, तांबे का टंका का प्रचलन अकबर ने चलाया। इसका मतलब ये है कि उस समय उपनगरीय व्यवस्था जो है अकबर के समय में उभरनी शुरू हो गई थी और इसीलिए उसको इस प्रकार के मुद्रा की आवश्यकता। हम समझते हैं कि जो मुगल काल का जो फर्स्ट फेज है उसको आप पूरा समझने में सफल रहे। एनी क्वेश्चंस इस सेक्शन में? हमने सिर्फ मुगल काल में सिर्फ अकबर के बारे में बताया और किसी के बारे में नहीं बताया। ठीक है, बढ़े आगे। टकसाल जहाँ मुद्रा जो है वो ढाली जाती है, आज भी टकसाल है। भारत सरकार का टकसाल बहुत जगहों पे है, पुणे में है, बम्बई में है, जहाँ नोट छपता है। आज उसको मुद्रणालय बोला जाता है, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। उस समय चूंकि कागजी मुद्रा नहीं था इसलिए उसको प्रिंटिंग प्रेस नहीं बोलते थे, उसको क्या बोलते थे? टकसाल। क्लियर? अब उसके बाद अगला है जहांगीर कालीन सिक्के। देखिए साहब, जहां तक जहांगीर कालीन सिक्कों का प्रश्न है, तो जहांगीर के समय में चांदी और सोना का अधिक भंडार हो गया। इसलिए इसके काल में व्यापक पैमाने पे मुद्रा ढाला गया। इसके काल में जो मुद्रा ढाला गया वो पूरे मुगल काल का सबसे सुंदर मुद्रा था। और कैसे के बॉर्डर बनाए जाते थे, प्लस बॉर्डर के अंदर फूल पत्तियों से सजाया जाता था, प्लस उसमें शासक का चित्र डाला जाता था। तो इस ढंग से इन तीन विशेषताओं के कारण वो सबसे सुंदर मुद्रा बन गया। जो परिवर्तन किए गए औरंगजेब के काल में, वो देखना है आपको। उसमें पहला कि कलमा जो है पुनः खुदवाया जाने लगा। जो अल्लाह अकबर था उसको मिटा दिया गया और उसके जगह पर जो पूर्व के प्रतिमान थे कलमा लिखाना, वो जो है वो जारी किया गया। इसके साथ साथ
हिंदू राशि चक्र जो होता था वो उसकी भी मुद्रा जारी किए गए और इस पर राशियों के मुताबिक शेर, बैल, भेड़ ये सब का प्रतीक जो है वो मुद्रा पर उकेरा गया। इसके अलावा जहांगीर की आकृति शराब पीते हुए दिखाया गया। और तीसरा कि नूरजहां के नाम के सिक्के जारी किए गए और इस सिक्कों के ऊपर लिखा होता था द हुक्म शाह जहांगीर, बेनाम नूरजहां बादशाह बेगम, बेनाम नूरजहां बादशाह बेगम। तो जहांगीर या सलीम के समय में मुगल मुद्रा या मध्यकालीन मुद्रा में इस तरह के परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलते हैं। यानी जहांगीर कालीन मुद्रा आपको पढ़ना होगा तो ये सब बात उसमें शामिल करनी हुई, बाकी पूर्व की बात चलती रहे, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। आप परिवर्तन लिख दीजिएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। परिवर्तन क्या था साहब कि सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आपको ऐसे पूछा जाए एक प्रश्न जो कहीं पर पुस्तकों में नहीं मिलेगा, पूरी बात पढ़ कर करके आपके मस्तिष्क में सौम्य आ जाना चाहिए, या कह लीजिए कि एक नया थॉट आप डेवलप कर सकते हैं कि संपूर्ण मुगल काल में बाबर से लेकर औरंगजेब तक सबसे शांतिपूर्ण और असमृद्ध काल हर दृष्टिकोण से कौन था। तो अगर आप, हालांकि कहीं पर बुक में नहीं मिलेंगे, पहले आपको बता दे रहे हैं, आपके अध्ययन का एक निचोड़ होना चाहिए, तो आप हर हिसाब से देख के कहिए कि जहांगीर का। क्यों? क्योंकि युद्ध कम हुआ, उसके अलावा जो है वो कुछ क्षेत्र जीते भी गए, इसके अलावा जो है सोने चांदी का बहुत जखीरा हुआ, विद्रोह नहीं हुए भी तो उसको विद्रोह की श्रेणी में गिना ही नहीं जा सकता। ऐसे महाबत खां का विद्रोह, तो बोला कि हम, मेरा बेइज्जती बहुत हुआ था इसीलिए हम जो है विद्रोही हो गए थे, वरना हम जहांगीर को ही जो है वो नहीं मानते। या शाहजहां का विद्रोह, तो शाहजहां का भी विद्रोह इसलिए कि उसने अपने लाडली बेगम की शादी शहरयार से कर दी थी, यानी छोटे पुत्र से, और उसके कारण ये एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम था, एक बहुत बड़ा। ये दोनों विद्रोह राजनीतिक समस्या नहीं थी और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहा, पब्लिक को या शासन को उससे उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए आप कह सकते हैं। तो इसका दर्शन हम लोग को मुद्रा के क्षेत्र में भी होता है, उसकी समृद्धि का, कि सोने और चांदी का विपुल भंडार हो गया जहांगीर के समय। और ये विपुल भंडार दो कारणों से हुआ था। एक, मुगल सत्ता अस्थायित्व ले चुका था अकबर के कारण, तो भू राजस्व ज्यादा आ रहे थे, और दूसरा दक्कन की विजय का वो क्षेत्र मिल गया था जो सोने का कान था, तो वहां से सोना भी जो है कोलार के कान से आना शुरू हुआ था, और व्यापार के कारण चांदी की भी बड़ी मात्रा भारत में संचित थी। तो इसलिए जहांगीर के समय में सोना और चांदी का जो है भंडार हो गया। अब इसका प्रयोग क्या किया उसने कि व्यापक पैमाने पे मुद्रा ढाला गया उसमें। और दूसरी विशेषता ये थी कि व्यापक पैमाने पे तो मुद्रा ढाला गया, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है। पूरे मुगल काल में सबसे सुंदर मुद्राएं इसी का,
कैसे? तो बाजाबते तौर पे बॉर्डर बनाए गए। बॉर्डर कैसे? जैसे पत्तियां होती हैं पेड़ की, तो छोटी 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 पत्तियां के बॉर्डर बनाए गए चारों तरफ। अब पत्तियों का बॉर्डर सोचिए कितना सुंदर लगता है। और भी धातु के मुद्रा पर अगर बॉर्डर बना हुआ है तो उसका कहना ही नहीं। चित्रकला में बॉर्डर बनता है तो आकर्षित करता है, और धातु में वो बॉर्डर बन जाए तो कितना आकर्षण करेगा। और फिर धातु के वैल्यू के साथ साथ जो कला है, वो कला के वजह से भी उस मुद्रा का वैल्यू बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि आपके यहाँ पहले जो सिक्के ढलते थे वो लोहे के, स्टील के होते थे या एल्युमिनियम के होते थे। सुनहरा सिक्का जब से ढाला गया, 5 वाला खास होते 10 वाला, तो 10 वाला सिक्का जिस तरीके का डिजाइन का ढाला गया, क्या हुआ इसके परिणाम? बाजार से गायब हो गए। जिसके हाथ में 10 का सिक्का जाता था वो उसको फिर किसी को देता ही नहीं था, अपने घर में संचित रखता था, सिर्फ देख करके कि कितना सुंदर सिक्का है। वो तो मोदी जी का आप भला कहिए कि इतने व्यापक पैमाने पर 10 का सिक्का वैसे चला दिया कि वो वैल्यूलेस हो गया, अब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो हम एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि सुंदर सिक्के उसकी सुंदरता से भी मूल्य बढ़ता है। कितनी खूबसूरत बात। आप अफसर बनिएगा, एक काला कलूटा अफसर रहेगा, ठीक है भाई अफसर है इसलिए आके मिल रहे हैं, हाँ सर बहुत अच्छा सर। लेकिन एक गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा ऑफिसर कोई आदमी बना तो आईएएस है, वो तो इसका एक अलग प्रभाव है, प्लस उसके व्यक्तित्व का ही प्रभाव। अभी जो है वो गया नगर निगम का जो कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर, वो लेडीज है, बड़ी सुंदर है। तो गया का जितना लीडर है या आदमी है वो डीएम साहब के मिलने की जगह पर उसी से जाके मिलता है। अब उसने नियम बना दिया कि हम किसी से मिलेंगे ही नहीं। तो उसके पद के साथ साथ उसकी सुंदरता का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तियों पर, एक खिंचाव होता है। हम ये सब एग्जाम्पल्स इसलिए बता रहे हैं कि सुंदरता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मुद्रा सुंदर है तो उस मुद्रा को अपने पास रखने में आप गर्व का अनुभव करते हैं। नया भारत सरकार नोट जारी करती है, सब कोई लेकर के क्या करता है, उसको फेसबुक पर शेयर करता है। 20 का नोट है, देखिए मेरे पास पहली बार है, तो नया छपता थोड़ा सुंदर लगता है। फिर 10 हाथ में जाकर के बदसूरत रहता है तो कोई नहीं पूछता। तो वही चीज यहाँ हुआ कि इसने जो बॉर्डर बनाए, फिर उसमें फूल पत्तियां, बहुत से जानवरों के निशान दिए या उकेरित किया, अपना भी उसने फोटो लगाया। इन सभी चीजों से आकर्षण बढ़ गया। और ये तो पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन कि जो अकबर ने खत्म किया था कलमा लिखाना, तो जहांगीर ने पुनः उसको शुरू कर दिया। इसका मतलब जहांगीर ने अकबर की तरह राजत्व नीति नहीं अपनाई, किंगशिप पॉलिसी नहीं अपनाई। जो पूर्व के शासक थे उन्हीं का अनुसरण किया, नहीं बाबर और हुमायूं, ये दिल्ली सल्तनत, सॉरी बाबर ये हुमायूं। और यही नहीं, प्लस उन सिक्कों पर हिंदू राशि चक्र भी उत्कीर्ण कराए, क्योंकि देश जो था उसमें अधिक पॉपुलेशन सिखों का था, तो उन सिक्कों के आधार पर उनसे भी आत्मीय संबंध स्थापित हो। तो हिंदू राशि चक्र जो 12 राशि हैं, तो 12 का अलग अलग पशु जो है प्रतीक चिन्ह, तो उसी का प्रतीक चिन्ह उन सिक्कों पर उकेरा। कुछ सिक्कों पर जहांगीर का चित्र के साथ साथ जहांगीर को शराब पीते हुए दिखाया गया। अब ये क्या है, किसी हिस्टोरियन से पूछ लीजिए, आपसे भी पूछा जा सकता है कि भाई जहांगीर ने शासन बनते के साथ, आपको याद होगा, उसने 12 अध्यादेश जारी किए, पढ़ाए आप, याद है कि साहब बंदियों को मुक्त कर दिया जाए, उसके बाद एक जंजीर लगाई जाए जिसको बजा करके कोई भी न्याय मांग सकता है, चोर डकैतों पर ये लगाम लगाया जाए, सरायों का इंतजाम किया जाए। उसमें तो एक चीज ये भी था ना अध्यादेश में कि शराब भी बैन किया जाए, याद पड़ रहा है? अब देखिए कि शासक खुद शराब को पूरे साम्राज्य में बंद कर देता है, लेकिन खुद पीता है। तो इसको आप किस नजरिए से देखिएगा?
इसको पीने का लत खास है। तो लत तो और को भी होगा ना, तो आप शासक रहेगा तो पीजिएगा, दूसरा का लत का ख्याल नहीं कीजिएगा। इसकी सौतेली माँ इसको पीने के लिए लत लगा दी। ठीक है, सब बात आपको हम मान लिए, तो ये काउस तो हर आदमी दे सकता है ना कि हमको फलाना ने लत लगा दिया, हम मेरा इसमें दोष नहीं है। गुड, वो ये साबित करना चाहता है कि कानून से तुम बंधे हुए हो, हम नहीं। हम तो संप्रभु हैं, हम तो सोवरेन है, शक्ति हम में निहित है, जो चाहेंगे वो करेंगे। एक नियम तक कहिए कि उसको नहीं पीना चाहिए, या जनता पर नैतिक प्रभाव पड़े इसलिए हम छुप कर पी लेंगे, जनता को पता नहीं चलने देंगे। लेकिन जनता को बाई फोर्सली नहीं पीने दिया, और खुद पिया ही नहीं, खुलेआम पिया, और बल्कि सिक्कों पर उसको ये कर दिया कि जिसके पास ही जाओ जगह देखो जहांगीर शराब पी रहा है, तो उसका डर, उसकी प्रभुता स्थापित हो। हाँ भाई, बादशाह पिएगा नहीं। नरेंद्र मोदी हैं, आप उनसे भिड़ सकते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए कि मेरे वोट से बने, हम जिस दिन चाहेंगे उतार देंगे। है क्या प्रैक्टिकली ऐसा? आप ही को उतार देंगे, 6 इंच छोटा करवा देंगे, आप ज्यादा भिड़िएगा तो व्यवहारिकता तो ये है। किसी हिंदुस्तान की किसी पब्लिक में हिम्मत है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को उनके आंख से आंख मिला करके लड़ाई करके दिखा दे? जो बॉडीगार्ड है वही पकड़ करके उसको NSA और क्या क्या UAPA क्या क्या इतना थारा लग जाएगा कि मर के भी वो सजा पूरा नहीं करेगा। तो आज डेमोक्रेटिक की स्थिति में ये हालत है। एग्जाम्पल देकर हम समझा रहे हैं। तो उस समय तो मोनार्की था, राजतंत्र था, उस समय कौन रोक सकता था? ठीक है, तो ये था साहब। साथ ही साथ नूरजहां के नाम के सिक्के भी जारी किए, और इस सिक्के पे का हुक्म शाह जहांगीर बेनाम नूरजहां बादशाह बेगम, यानी ये सिक्का जहांगीर के हुक्म से जारी किया गया है। और किसके नाम पर जारी किया गया है? तो नूरजहां बेगम के नाम पर। बेगम का मतलब बादशाह की बीवी। ये अलग बात है कि हम लोग भी अपनी पत्नियों को बेगम बोल देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग बेगम बोलने के लायक नहीं है, थोड़ी बादशाह हैं। अपनी पत्नियों को बेगम बोलने का सिर्फ उसी को अधिकार है जो बादशाह है। हाँ, उपाधि हुई, यानी बादशाह की पत्नी। तो यहाँ हर लोग जो है बीवी को झूठा साइकोफेंसी करते हैं, तो बोल देते हैं बेगम। वो भी बेचारी खुश हो जाती है कि चलो कितनी बड़ी उपाधि। मीनिंग समझो ये नहीं समझे, लेकिन शब्द से अर्थ उसके पास चला जाता है कि वो पत्नी से बड़ा कोई पदवी हमको दिया जाए, तो चलो थोड़ा चाय अच्छा बना करके कि हमको बेगम बोला गया। हालांकि पूरा का पूरा आज के दौर में ये साइकोफेंसी है। आप भी इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल से धड़ल्ले से करेंगे। अब देखिए साहब, अगला जो है वो शाहजहां का है। जहां तक शाहजहां काल के मुद्रा का प्रश्न है, तो डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। कि इसने आता है ऑब्जेक्टिवली बहुत निसार नामक चांदी के सिक्के जारी किए। और ये किस लिए? तो उपहार में देने के लिए, प्रचलन में नहीं था, उपहार में देने के लिए। और यही नहीं, ये विभिन्न माप के थे, ये विभिन्न भार के थे। और सबसे छोटा भार जो था वो 11 ग्रेन का था। कितने का था?
11 ग्रेन का। तो यही शाहजहां कालीन सिक्कों में हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि ये सारी चीजें चलती रही पूर्वक। उसने एक परिवर्तन किया, क्या निसार नामक का सिक्का चला है, और ये सिक्का विनिमय के लिए नहीं चला है, लेन देन के लिए नहीं चला है, बल्कि बादशाह को किसी को गिफ्ट देना होता था। जैसे किसी के यहाँ शादी हुई, जन्म हुआ, या और कोई उल्लास का अवसर आया, तो उसमें बादशाह को अपनी ओर से भेंट देना है। बहुत सारे दरबारियों के यहाँ होता था, तो उसने ये बनाया कि भेंट के लिए भाई, जैसे अभी के समय में क्या हुआ कि आपका मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत संबंध, आपके बेटे की शादी हुई, हालांकि ऐसा कहना गलत होगा कि आपकी बेटी की शादी हुई, क्योंकि आपका शादी नहीं हुआ तो बेटा कहाँ से होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इसको कि आपके बेटे की शादी हुई, आपसे संबंध जो है नीतीश कुमार से बहुत घनाट है, आपने दावत दिया, तो भाई नीतीश कुमार के यहाँ डेली इतना कार्ड पड़ा रहता है ना भाई। तो उतने बड़े लोग जो है सबके यहाँ तो शादी में नहीं जाते हैं। आप भले जहाँ है कि एक दिन में अगर एक दिन में 3 जगह है, तो आए हो वहाँ के बजे खाना खेल लीजिए, तो इतना बजे, अच्छा ठीक है। वहाँ थोड़ा लेट होता है, तो चल तैयार रहिए, वहाँ भी खा लिए, वहाँ भी जाके खा लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि तीनों जगह अटेंड कर लेते हैं। बड़े बड़े लोग जो किए हैं, ऐसा किए, वहाँ से हैं। तो साहब कहने का अर्थ है कि बड़े बड़े लोग हैं वो आमतौर पर शादी में नहीं जाते हैं। तो पॉलिटिकल मैरिज होता है उनके लेवल का, तो वहाँ वो जाते हैं, वहाँ गिफ्ट वगैरह सब लेके जाते हैं। वो पद के मुताबिक लाखों का गिफ्ट होता है ना। लेकिन आम लोगों से संबंध है, वहाँ क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो बोलते भी नहीं है, एक सेक्रेटरी बहाल है। इसका काम क्या है कि 4 लाइन लिख कर करके मुख्यमंत्री सचिवालय, और वो इतना सा लेटर तैयार कर लेगा, मुख्यमंत्री जी पढ़ेंगे, सब पर साइन करके, हाँ साइन कर देते हैं, और उसका काम है कि सब जगह पोस्ट कर देते। वहाँ पहुँच जाता है वो, उसके लिए जिसके यहाँ पहुँचा उसके लिए वो लेटर ही उपहार है। और नीतीश बाबू का पत्र आया कि आपका वर वधू दोनों को जो है वो ब्लेस किए हैं, और फेसबुक पर वो फौरन लग जाएंगे, देखो नीतीश कुमार हमको ब्लेस किए। तो शासक का कुछ चीज किसी को दे देना, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो इसी मनोविज्ञान का प्रयोग जो है शाहजहां ने किया कि उसने सम्मान देने के लिए जो है एक निसार नाम का सिक्का ही जारी कर दिया, और एक नहीं, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, छोटा छोटा, लास्ट 11 ग्रेन का होता था। अब जो पद जितना मजबूत वाला आदमी धारण किए हुए है, उसको उतना ही बड़ा निसारी सिक्का गिफ्ट में दिया गया। मतलब आदमी के महत्व के हिसाब से, कोई नीचा दरबारी है, झाड़ू पोछा लगाने वाला, उसकी बेटी की शादी हुई तो 11 ग्रेन वाला दिलवा दी, तो उसको वो दे दी। वो भी समझते हो कि नहीं, हमको भी निसार तो मिला है, ब्लेसिंग सिक्का मिला है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड क्रिएट हुआ, ब्लेसिंग क्वाइंस। अब वो निसार शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता है यूपीएससी बीपीएससी, बोलेगा ब्लेसिंग क्वाइंस किसने जारी किया, क्या कीजिएगा। तो इसलिए थिंकर्स बनना बहुत जरूरी है, सिर्फ रटन विद्या से काम नहीं चलेगा। जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय अपने दिमाग में कुछ नई नई बातों को जो है इजाद कीजिए। क्वेश्चन देखें इसलिए आपको बोल रहे हैं, और उस समय लोग हाय तौबा करने लगते हैं कि अरे ये तो कहीं पढ़े नहीं, किसी किताब में है नहीं। तो शब्दों के हेर फेर से आपको उलझाता है कमीशन। क्लियर? उसके बाद है अगला कि औरंगजेब करेंसी। कालीन सिक्का। देखिए साहब, कि औरंगजेब काल में क्या हुआ, सीधी सी बात,
कि अर्थव्यवस्था औरंगजेब काल में वो हीनतर होने लगे और इसका प्रभाव मुद्रा पर भी पड़ा। और मुद्रा पर क्या पड़ा कि रुपया में जो चांदी की मात्रा थी वो कम हो गई। अब देखिए साहब, चांदी की मात्रा जो कम हो गई तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि 1 रुपया जो था वो पहले, यानी औरंगजेब से पहले 40 दाम का था। माने पूर्व में, ठीक है ना, यानी वैल्यू है कि 40 दाम अगर दीजिएगा तो 1 रुपया आपको मिल जाएगा। यानी 40 तांबे के सिक्के इक्विवेलेंट 40 तांबे के दाम इज इक्वल टू 1 चांदी का रुपया। अब उसका जो मुद्रा का मूल्य था वो घट गया, तो अब क्या हो गया कि 1 रुपया जो था वो 30 दाम में ही मिलने लगा। मतलब क्या है कि रुपया का वैल्यू घट गया। तब देखिए ये जो परिवर्तन होता है, तो आदेश दिया औरंगजेब ने किस बात का कि जो भूराजस्व है ना, वो भूराजस्व दाम में दिया जाए। किसमें? दाम में। चूंकि रुपया की जगह पर दाम का वैल्यू अधिक था, लेकिन लोगों ने जो है इस आदेश की अवहेलना की। लोग इतने बेवकूफ थोड़ी थे कि आपको भूराजस्व भी चाहिए ना। तो लोगों ने भूराजस्व जो है वो रुपया में ही अदा किया, क्योंकि उन्हीं में उनको फायदा था। तो ये एक ध्यान देने योग्य वाली बात है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि औरंगजेब को अनेक युद्धों में व्यस्त रहना पड़ा था और इस युद्ध में बहुत खर्च हुए थे। साथ ही साथ औरंगजेब के काल में मनसबदारों की संख्या भी काफी बढ़ गई थी और उस बढ़े हुए मनसबदार की संख्या को वेतन बहुत अधिक देना पड़ रहा था। तीसरी बात कि विद्रोह बहुत हो रहे थे। विद्रोह इस बात के प्रतीक थे कि किसान औरंगजेब से खुश नहीं थे। अधिकांश विद्रोह कृषकों का था औरंगजेब के काल में। तो वो किसान खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी फसल जो है वो चौपट हो रही थी और चौपट होने पर वो भूराजस्व देने के लायक नहीं थे, या भूराजस्व अधिक वसूल किया जा रहा था। दोनों बातें। तो ये ऐसा ऊहापोह की स्थिति पैदा हुई कि कृषि संकट पैदा हो गया और फिर राजस्व उतना नहीं मिलने लगा जितना राजस्व अकबर या जहांगीर या शाहजहां के टाइम में मुगल वसूला करते थे। तो इन 3-4 कारणों से उसका खजाना खाली हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब खजाना खाली होगा तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो मुद्रा पर पड़ेगा, और जब मुद्रा पर पड़ेगा साहब तो मुद्रा कमजोर होगी। तो ये था पूरा आपको मध्यकालीन कॉइन्स के बारे में, मुद्रा के बारे में। अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे कल, तो मुगल भूराजस्व का हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।